बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा उदाहरण नंबर 30 कहता है, यदि ए बी सी धनात्मक भिन्न राशियां हैं, ए बी और सी तीनों जो राशियां हैं आपकी वो धनात्मक हैं और भिन्न भिन्न राशियां हैं, तो दिखाइए कि सारणिक डेल का मान ऋणात्मक है। तो चलिए, इससे पहले, इसको करने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना फाइंड आउट होता है बच्चों। देखिए, इसको ओपन करेंगे आप तो मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ इसको ओपन कर देते हैं अपन तो आपको मिलता है प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और यहाँ पर फिर c माइनस ए के होल स्क्वायर ओपन करने से मिलता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। आप इन सबको ऐड करें तो आप देखते हैं आपके पास वैल्यू आ जाती है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस आपका 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये वैल्यू जो है आपको फाइंड होती है किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल। तो आपको ये वैल्यू इसके अंदर जब मिलेगी तो वहाँ पर हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये बात बताने के लिए आपको ये बताया गया है। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर डेल की वैल्यू देखिए, डेल इक्वल टू आपको गिवन है ए बी सी, यहाँ पर बी सी ए बी। देखिए, जब भी हम गुणधर्म अप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन बाहर अपने को मिल जाए किसी पंक्ति या स्तंभ से। तो कुछ कॉमन क्या मिल सकता है, हम देखें क्या ऑपरेशन लगाएं कि कॉमन मिल सकता है इस सारणिक में से। देखिए, मैं r1 प्लस r2 प्लस r3 करता हूं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। यानी r1 प्लस r2 प्लस r3 करने से तीनों जो कॉलम हैं ऊपर वाली रो में या किसी भी रो में हम एडजस्ट कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब c1 प्लस c2 प्लस c3 करके देखें, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। तो आप अगर c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हैं तब भी आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाने वाला है। आप r1 प्लस r2 प्लस r3 करते हैं तब भी आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाने वाला है। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, हम r1 को चेंज कर देते हैं। कैसे, r1 प्लस r2 प्लस r3। ये अप्लाई जब हम करते हैं तो बच्चों का डेल क्या हो जाता है, देखिएगा, डेल इक्वल टू आपका हो जाएगा फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा आपका और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी आपका आ जाने वाला है। आपने r1 को चेंज किया है r1 प्लस r2 प्लस r3 करके। ठीक है, अब यहाँ पर b है, यहाँ पर c, यहाँ पर a, तृतीय पंक्ति में c a b आपको मिलता है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हम a प्लस बी प्लस सी को प्रथम पंक्ति से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हम डेल इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं a प्लस बी प्लस सी और सारणिक में बच जाता है 1 1 एंड 1। नीचे b c a द्वितीय पंक्ति, c a b आपकी तृतीय पंक्ति। देखिए बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 1 1 आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 1 से इस 1 को और इस 1 को 0 बना सकते हैं। कैसे, मैं c1 को c2 में से माइनस कर दूं तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा। मैं c1 को c3 में से भी माइनस कर दूं तो यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। आप जानते हैं किसी भी पंक्ति में मैक्सिमम 0 या फिर किसी भी स्तंभ में मैक्सिमम 0 बनाने से आपके सारणिक का मान जल्दी निकाला जा सकता है। तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर दें, आप c2 को चेंज कर दीजिए। c2 को कैसे चेंज करें, c2 माइनस c1 कर दें। आप c3 को चेंज कर दें, कैसे करें, c3 माइनस c1 कर दें। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपको दिखेगा कि आप कर सकते हैं डेल इक्वल टू वैल्यू a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 b c। आपने c1 को तो चेंज किया नहीं है, c2 को चेंज किया है माइनस करके तो ये 0 हो जाने वाला है। c में से b माइनस होगा तो यहाँ c माइनस बी और a में से c माइनस होगा
तो a माइनस सी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों को 0 मिलेगा, a में से b माइनस होगा तो a माइनस बी बन जाएगा, और c b में से माइनस होगा तो b माइनस सी आपको मिल जाने वाला है। अब आप r1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर दें तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। r1 के अनुदिश प्रसरण देखिए, r1 के अनुदिश प्रसरण ये आप कर देते हैं। R1 के अनुदिश अगर प्रसरण करते हैं तो डेल इक्वल टू क्या मिलता है देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर में उभयनिष्ठ है आपके पास, एक 1 है, 1 इंटू उसका उपसारणिक। उपसारणिक क्या बनेगा, पंक्ति स्तंभ को छोड़ा तो यहाँ c माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, और यहाँ पर a माइनस सी, और यहाँ पर b माइनस सी, इस का उपसारणिक 1 का उपसारणिक जो है गुणा में लिख दिया। चलिए आगे बात करें डेल की, तो आगे कितनी वैल्यू हो जाएगी देखिएगा, डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई में 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका हल जब निकालेंगे तो c माइनस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, और फिर माइनस हो जाएगा a माइनस बी a माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस सी बच्चों। और फिर हम आगे बात करते हैं डेल की, तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो देखिए किस तरह से, c को b से किया तो आपका कितना बन गया bc, फिर आपने c को c से किया तो आपका क्या बन गया माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी और b मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का b स्क्वायर बन जाने वाला है, और माइनस बी और माइनस सी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बी सी आपको मिल जाने वाला है। आगे देखिएगा, यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद a का c से करेंगे तो माइनस ए सी बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस ए सी हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप देखेंगे कि b को करेंगे, माइनस बी को a से किया तो माइनस बी ए, और माइनस बाहर है तो प्लस ए बी आपका हो जाने वाला है। माइनस बी को अब माइनस सी से करेंगे तो आपका बी सी बनेगा, और किसका बनेगा, प्लस का बनेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी सी आपको यहाँ मिल जाने वाला है बच्चों। फिर आगे कैलकुलेशन करें तो देखिएगा क्या बनता है, डेल इक्वल टू आपका a प्लस बी प्लस सी बाहर में है, अंदर में क्या बन जाएगा देखिए, आपका a स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर माइनस का, c स्क्वायर माइनस का, तो आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर बच्चों। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो बी सी प्लस वाला है इस बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का ए बी, यानी कि प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको मिल जाएगा। देखिए आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, तो डेल इक्वल टू 1/2, इस माइनस को बाहर कॉमन निकाल लें तो माइनस यहाँ लग जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी प्लस सी, और अंदर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये सब प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपको मिल जाने वाला है बच्चों। अब आपने ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ऊपर देखा था कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, डेल इक्वल टू -1/2 a प्लस बी प्लस सी, और आपका यहाँ पर बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्या करें, अब देखिए बच्चों आप खुद ही देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको कहा है कि a, b और c धनात्मक है। अगर a, b, c धनात्मक हैं तो आप कहेंगे प्रश्नानुसार a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, तथा आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हुआ आपका, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो आप कहेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है बच्चों की ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर तीनों धनात्मक है तो ये ग्रेटर देन 0 होने के कारण बाहर माइनस लगा हुआ है। देखिए 1/2 धनात्मक,
a प्लस बी प्लस सी धनात्मक, और आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पूरी जो है ये धनात्मक, और बाहर लगा हुआ है माइनस। धनात्मक वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर धनात्मक वैल्यू देंगी, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो आपका डेल का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि डेल क्या है, नेगेटिव होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कह सकते हैं कि इज इंप्लाइज दैट डेल की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 31 कहता है यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो। तो देखिए, जब तीन वैल्यूज जो हैं समांतर श्रेणी में होती हैं तो आप तो जानते हैं मध्य पद का दुगना यानी कि 2b इक्वल टू अंत्य पदों का योग यानी कि a प्लस सी के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से बात इम्प्लाइज होती है कि a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। प्रश्नानुसार 2b इक्वल टू a प्लस सी, इसलिए a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक के बारे में बात करते हैं, इसको डेल बोलते थे, माना ये डेल है। तो डेल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं संक्रिया लगाना चाहता हूं बच्चों। क्या संक्रिया लगाऊं? देखिए, वैल्यूज को देखने की कोशिश कीजिए। ये 2y है, ये 3y है, ये 4y है। देखिए 2y और 4y क्या होगा, 6y। क्या ये 3y का दुगना नहीं है? बिल्कुल है। दूसरे पदों की बात करते हैं, 4 और 6 10, और बीच में क्या है 5, 5 का दुगना 10 होता है। तो सभी जो आपकी पंक्ति के अवयव हैं ये इस बात को ग्रहण करेंगे। देखना, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 7y है। 5y और 7y क्या होते हैं, 12y। और क्या 6y का दुगना 12y नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी तरह से देखिए, बीच मध्य पद में क्या है, 8 अगली वैल्यू। 8 का दुगना 7 प्लस 9 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 7 प्लस 9 कितना होगा, 16 होगा। और 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर तीसरे कॉलम में भी देखने की कोशिश करें। ये जो प्रथम पंक्ति का अवयव है 8y दे रहा है, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में 9y दिया जा रहा है, और यहाँ पे 10y। 8y और 10y कितना होगा बच्चों का, 18y। और 18y 9 का दुगना होता है 9y का, यानी कि 2 से गुणा करने से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, b का दुगना कितना, 2b। और a प्लस सी 2b के बराबर होता है कि नहीं? तो सभी में समानता दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं बच्चे कि R1 जो है ना, R1 को चेंज कर देते हैं अपन। कैसे? R1 में जोड़ देते हैं R3 को, और माइनस कर देते हैं आपका 2 गुना करके R2 को। तो यहाँ 0 मिल जाएगा आपको, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। और किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 होने से सारणिक का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लगाते ही ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने सॉल्व हो जाता है। चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं तो देखिए, ऑपरेशन लगाने से आपको क्या करना है, R1 में R3 के एलिमेंट को जोड़ना है। R1 में क्या है, 2y प्लस 4y प्लस 6 को जोड़ा तो कितना बन गया, 6y प्लस 10। और दुगना करके घटा दिया इसको 3y प्लस 5 को, तो 0 हो गया ना। यहाँ पर ऊपर वाला ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3y प्लस 5 यथावत बना रहेगा, 4y प्लस 6 अपनी जगह बना रहेगा, क्योंकि चेंज तो R1 को किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एलिमेंट भी बच्चों का 0 हो जाएगा इसी प्रकार से। तो आपका यहाँ पर 6y प्लस 8 और यहाँ पर आपका 7y प्लस 9 आपका बना रहेगा। और बच्चों यहाँ पर जो होगा, आप देख पा रहे हैं कि आपका 9y का दुगना 18y, और 18y इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको a को c में जोड़ना होगा और माइनस दुगना घटाना होगा b का, तो माइनस 2b मिल जाएगा। नीचे मिलेगा 9y प्लस b और 10y प्लस c, जो कि आपने चेंज नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं एक बार और, देखिए आपकी स्टेप। अब आप तो पहले ही कह चुके हैं कि ए बी सी क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि ए बी सी तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी, और 2b बराबर a प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप कह देंगे डेल इक्वल टू 0 0, और यहाँ पर भी 0, नीचे 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, और यहाँ पर 9y प्लस b, और यहाँ पर आपका 4y प्लस 6 और 7y प्लस 9, और यहाँ पर 10y प्लस c।
और इस तरह से एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य होने के कारण बच्चे कह देंगे डेल की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो आपने जो आपको सारणिक दिया था उसका मान कितना प्राप्त किया 0 प्राप्त किया। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि सारणिक इसके बराबर ये होता है। ठीक है, एलएचएस में जो डेल दिया हुआ है डेल की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, आरएचएस आपको मिल जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करें, देखिए आपने पहले 4.2 में कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों। अपन ने ऑपरेशन लगाने से पहले एक चीज सोची थी कि जो x और y या a b ये अलग अलग एलिमेंट अगर आपस में गुणा होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इनको हटाना होता है। मतलब x के साथ y को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा ऑपरेशन मिलता है तो मैं इस तरह से सोचूंगा, y के साथ z है तो मैं उनको भी अलग अलग करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से अगर ऑपरेशन को सोचेंगे तो आप इसको सोच सकते हैं। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं r1 में, तो देखिए x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर, और z मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पर भी y, लेकिन x क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो में मैं y को मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरी रो में मैं y को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर इंटू जेड, और y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे, फिर आप प्रथम कॉलम से जब x निकालेंगे तो ये x दोनों निकलकर बाहर चले जाएंगे, यहाँ y स्क्वायर बचेगा और यहाँ z स्क्वायर बचेगा। तो बताइए आपने x y और x z को अलग अलग कर दिया कि नहीं, मतलब कि x y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों का y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए डेल इक्वल टू आपका जो दिया गया सारणिक है वो कितना हो जाता है, देखिए क्या था आपका, देखिए y प्लस जेड ये एलिमेंट का होल स्क्वायर है, फिर है आपका एक्स वाई और फिर है आपका जेड एक्स। यहाँ पर एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई जेड, ये आपका एक्स जेड है, ये वाई जेड है और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। इस तरह से बच्चे एक्स वाई जेड से ऊपर मल्टीप्लाई करें और एक्स वाई जेड से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर वाले जो एक्स वाई जेड हैं, जैसा कि हमने सोचा था, प्रथम पंक्ति में x को मल्टीप्लाई कर देंगे, द्वितीय में y को कर देंगे और तृतीय में z को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑपरेशन क्या बोला जाएगा r1। कैसे चेंज किया, आपने x से गुणा कर दिया किसको r1 को, और आपने r2 को चेंज किया y से r2 को गुणा करके, अंदर y गुणा कर दिया R2 में। R3 में आप क्या गुणा करने वाले हैं, आप Z से गुणा करने वाले हैं R3 को। तो ये अप्लाई करते हैं और साथ ही आपने एक्स वाई जेड से भाग भी दे दिया है, तथा अगर आपने ये सब गुणा किया है तो एक्स वाई जेड से क्या दे दिया, भाग दे दिया। चलिए डेल की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1 अपॉन एक्स वाई जेड आपको बाहर में मिलेगा, अंदर में क्या मिलेगा देखिएगा बच्चों, अंदर में जब एक्स वाई जेड गुणा होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और ये आपका जेड एक्स स्क्वायर एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति की बात करते हैं, द्वितीय पंक्ति की, एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि R2 में आप किससे गुणा कर रहे हैं, y से कर रहे हैं ऑपरेशन में। यह बन जाएगा y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बच्चों, और यहाँ बन जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू जेड। अच्छा, तृतीय पंक्ति में z को गुणा करना है तो कितना बनेगा, देखिए x इंटू जेड स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ y इंटू जेड स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ z इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाने वाला है स्टूडेंट्स। अब एक्स वाई जेड को क्रमशः कहां से, C1 से, C2 से और C3 से उभयनिष्ठ लेने पर देखिए आप क्या प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से आपके एक्स वाई वाई जेड सब अलग अलग हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। देखिएगा डेल इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड आपका बाहर में था, आपने एक्स वाई जेड कौन कौन से C1 C2 C3 से उभयनिष्ठ ले लिए हैं, तो ये इससे कट जाएगा
और सारणिक में आपको क्या बचता हुआ दिखेगा, देखिएगा x x x हट जाएंगे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से x जाएगा तो y स्क्वायर बचेगा, फिर आपका नीचे z स्क्वायर बच जाएगा, x हट जाएगा, यहां से आपका y हटा है तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका y बाहर कॉमन आया है तो z स्क्वायर यहां पर बच जाएगा। यहां पर देखिए आपका z तृतीय कॉलम से जा रहा है तो यहाँ y स्क्वायर बचेगा, और यहां पर आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। बच्चों अब क्या करें, मैक्सिमम जीरो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स में, जैसा कि बच्चे जानते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये एक्स वाई जेड यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों के, ठीक है। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको खत्म करके कुछ ऐसा करें और मैक्सिमम जीरो मिल जाए तो हम प्रश्न कर देते हैं लास्ट में जाके, तो ऐसा कोई सोचना पड़ेगा हमें कि क्या ऑपरेशन लगाया जाए। देखिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी कॉलम को बाकी के कॉलमों में घटा दूं या किसी पंक्ति को बाकी की पंक्तियों में से घटा दूं तो क्या मिलता है, क्या कॉमन आ सकता है। चलिए चेक करते हैं। अगर आपने R1 में से R2 को घटाया तो देखिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर है और y स्क्वायर माइनस होगा तो ये एलिमेंट क्या बनेगा, ये एलिमेंट बनेगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ये बनेगा y प्लस जेड प्लस वाई एक तो, और मल्टीप्लाई में दूसरा बनेगा y प्लस जेड माइनस वाई, और यहां पर कुछ अलग बनेगा। जब मैं घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर में से x प्लस जेड का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो यहां भी स्थिति दूसरी आ जाएगी, कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा। यानी कि R1 में से मैं R2 को या R2 में से R1 को घटाऊं तो उभयनिष्ठ आना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर क्या करें, देखिए कॉलमों की बात करते हैं। यहां पर मैं बात करूं कि ये जो कॉलम है इसको मैं द्वितीय कॉलम में से घटा दूं, मान लीजिए सेकंड कॉलम में से घटाऊं तो देखिए यहां पर क्या है, एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, और जब ये घटेगा इसमें से तो आपको बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, एक बार तो प्लस कर दिया एक बार माइनस करके गुणा करेंगे तो एक बन जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर इसमें से घटेगा, अगर C1 में से C2 घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम स्थिति आएगी। x प्लस जेड के होल स्क्वायर में से जब वाई स्क्वायर माइनस होगा तो x प्लस जेड और प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका यहां पर भी मिल जाएगा, और जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या मिलेगा आपको C2 में से, आपको C2 में से उभयनिष्ठ मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं C3। अगर मैं C1 को ही C3 में से माइनस कर दूं तो आप देखेंगे कि यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो यहां से भी x प्लस वाई प्लस जेड आपको उभयनिष्ठ मिलने की संभावना बन रही है। y स्क्वायर में से y स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो R1 में से R2 या R2 में से R1 घटाएं तो उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, लेकिन C1 में से C2 घटा दें या C2 में से C1, यानी कि कॉलमों को आपस में घटाने से आपको उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। तो बच्चे समझ गए होंगे कि आपको क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, ठीक है। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C2 को चेंज कर दे रहे हैं C2 में से C1 को घटाकर, अब C3 को भी चेंज कर देते हैं, C3 में से भी C1 को घटाकर हम उसे चेंज कर देंगे। तो डेल इक्वल टू देखिए बच्चों का क्या बनता है, बच्चों डेल इक्वल टू ये आपका सारणी C1 जो है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपका y स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर। C1 को तो आपने चेंज किया नहीं, C2 में से घटाए तो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां बनेगा x प्लस जेड के होल स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और यहाँ जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर माइनस हुआ तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से घटेगा तो हम लिख देते हैं माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, आगे बात करें तो देखिए आप कॉमन ले लेंगे किस में से, C2 और C3 में से, तो
x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आने वाला है। अभी आपने जब समझा था x प्लस वाई प्लस जेड को C2 है C3 से उभयनिष्ठ लेने पर देखिए आपको क्या मिलता है, डेल इक्वल टू आपका हो जाता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड आपका C1 से आया और यही आपका C2 से भी आया, तो बाहर लग गया होल स्क्वायर। अंदर क्या बचता है आपके पास, y प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर और यहाँ पर जेड स्क्वायर। C1 में से तो कुछ कॉमन लिया नहीं है, C2 में से लिया है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ चुका है, बचेगा क्या, x माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से भी कॉमन आ चुका है, बचेगा आपके पास x प्लस जेड माइनस वाई। और जीरो में से कुछ भी कॉमन लोगे तो जीरो ही बचेगा। यहाँ से भी देखिए x माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ से आपका बचेगा जीरो और यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। ये सारणिक आपको प्राप्त हो जाएगा। अब नया ऑपरेशन सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए दो जीरो इसके अंदर आ चुके हैं बच्चों। प्रश्न करने के लिए किसी रो या कॉलम में दो जीरो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर दो जीरो तो हैं लेकिन अलग अलग पंक्तियों में या मैं कहूँ स्तंभों में है। हम कोशिश करेंगे कि एक ही पंक्ति में दो जीरो मिल जाए या एक ही स्तंभ में दो जीरो मिल जाए। ऐसा होने से प्रश्न करना आसान होता है। तो क्या किया जाए कि ऐसा हो। देखिए बच्चों, पहले हम y प्लस जेड के होल स्क्वायर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम किसी पंक्ति या स्तंभ में जीरो बढ़ा देंगे। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर y स्क्वायर नीचे में है और यहाँ पर नीचे में जेड स्क्वायर है। अगर ये y स्क्वायर और जेड स्क्वायर इस y प्लस जेड के होल स्क्वायर में घट जाए तो आपको क्या मिलेगा, 2yz में बचा हुआ मिलेगा, क्योंकि y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओपन करते हैं तो मिलता है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो हम ऑपरेशन को इस तरह से डील करेंगे कि हम ऐसा कर दें कि सबसे पहले आपके R1 को चेंज कर दें। और R1 को चेंज कैसे करें कि R1 में आप ये कर दीजिए कि माइनस कर दीजिए R2 को और माइनस कर दीजिए R3 को। ऐसा करने से ये होल स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा बच्चों। चलिए डेल इक्वल टू देखिए आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाहर में रखा हुआ है बच्चों का, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऊपर माइनस होंगे इस एलिमेंट में से, तो 2yz आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, जीरो को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x प्लस जेड माइनस वाई जब ऊपर में माइनस होगा तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये x माइनस का हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये z माइनस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, और ये y जो है माइनस का है ये प्लस का होके इस माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -2z आपको मिल जाएगा इस एलिमेंट को ऊपर वाले एलिमेंट में से घटाने पर। ठीक है, अब आपको इस एलिमेंट में से नीचे वाले दोनों घटाने हैं, तो जीरो को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इसको घटाएंगे तो x, y और z के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये -x से कैंसिल आउट हो जाएगा, -y बनेगा तो उसमें जुड़ जाएगा, -z से +z बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -2y। तो इस तरह से आपने R1 को चेंज किया। देखा बच्चों, y प्लस जेड का होल स्क्वायर जो था वो हट गया है। अब y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर x प्लस जेड माइनस वाई है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड है। ये सारणिक आपको प्राप्त होता है। आगे बात करें, आगे क्या कर सकते हैं, अब जीरो आसानी से बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर -2z है और यहाँ पर 2yz है। अगर मैं y का भाग दे दूं इसमें, किसमें, इसमें, तो 2z बनेगा, और जोड़ दूं किसमें, इस -2z में, तो जीरो हो जाएगा। यहां पर देखिए -2y मुझे दिखाई दे रहा है, और यहां जो 2yz है ये वहां पर भी जीरो बना सकता है। कैसे, इसमें से z हटा दूं, z कैसे हटेगा, भाग देने से हटेगा, यानी कि मैं यहां पर भाग दे दूं z का और इस एलिमेंट को जीरो बना सकता हूं, इसमें क्या करके, इसमें जोड़ करके। तो मेरे पास दो ऑपरेशन दिख, ये किस में है, C1 में है, ये आपका किस में है, C1 में, ये क्या है आपका C2, और ये क्या है आपका C3। तो आप C2 को चेंज करने वाले हैं क्योंकि एलिमेंट किस में है, C2 में। तो बच्चों ने C2 को चेंज किया। कैसे किया, C2 में क्या जोड़ा, क्या करके, C1 को,
किससे गुणा करके या भाग देके? आपने y का भाग देके, यानी 1/y से गुणा करके जोड़ दिया, तो बच्चों ये 0 हो गया। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन मैं लगाना चाहता हूँ C3 में भी मैं इस एलिमेंट को क्या बनाना चाहता हूँ? 0 बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मैं C3 में कुछ ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? C1 में किसी वैल्यू का भाग देके। किस वैल्यू का भाग देके? Z का भाग देके। तो मैं यहाँ से Z का भाग देके और किस में भाग देके? C1 में। इसमें जैसे ही ऐड करूंगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लागू हो जाएंगे तो अपने को 2 0 यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। R1 के अनुदिश आगे हम प्रसरण कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को बढ़ाते हैं। क्या मिलता है देखिएगा, डेल इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका बाहर में है। ऊपर में यहाँ पर देखिए C1 को चेंज नहीं किया जा रहा है, तो 2yz वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपनी जगह रख देते हैं। अब अपनी प्रक्रिया जो आपने सोची है वो शुरू करते हैं। C2 को चेंज करना है, इसमें किसका भाग देना है? y का भाग देना है, तो 2z आ गया और जोड़ दिया तो 0 हो गया। अच्छा, इसमें किसका भाग देना है? पूरे कॉलम में y का भाग देना है, तो वाई स्क्वायर में y का भाग दोगे तो क्या बनेगा? y, और y आप क्या आएगा? तो इसमें यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? y जुड़ेगा तो x प्लस जेड बच जाएगा और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर y का भाग देके यहाँ पर जेड स्क्वायर में जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन वाई। ये जुड़ जाएगा किसमें? 0 में आपके में। आगे बात करें, अपन C3 को चेंज करना चाहते हैं। C1 में Z का भाग देकर, देखिए Z का भाग देंगे तो 2y बनेगा और माइनस 2y में जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर Z का भाग देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड बनेगा और आगे एलिमेंट क्या है आपका? 0। 0 में जुड़ेगा तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड यहाँ पर हो जाने वाला है। उसके बाद नीचे में देखिए जेड स्क्वायर है, जेड का भाग दोगे तो जेड ही बचेगा और जेड जब जुड़ेगा तो माइनस जेड से कैंसिल आउट होके यहाँ पर बच्चों को x प्लस वाई मिल जाने वाला है। इस तरह से ये आगे बात बढ़ेगी। अब हम R1 के अनुदिश क्या कर दें? प्रसरण कर दें बच्चों। तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। डेल इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? x प्लस वाई प्लस जेड आपका बाहर में होल स्क्वायर इसका रखा हुआ है। ये एक ही एलिमेंट है, बाकी तो 0 है, तो इसके उपसारणिक से गुणा कर देंगे। 2yz को गुणा कर देंगे इसके उपसारणिक से और इसका उपसारणिक क्या बनेगा? देखिए, x प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन जेड, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से ये उपसारणिक बनेगा जेड स्क्वायर अपॉन वाई और x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। डेल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 2yz बाहर में, और ये कैलकुलेशन देखिएगा x प्लस जेड मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर अपॉन वाई से। ठीक है, डेल इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 2yz बाहर में रहेगा, अंदर में देखिएगा x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, जेड एक्स से मल्टीप्लाई होगा जेड एक्स और जेड वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई जेड। ये एलिमेंट मिलेगा। यहाँ से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई जेड आपको ऊपर में मिल जाएगा जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो डेल इक्वल टू बच्चों का देखिए क्या हो जाता है? डेल इक्वल टू हो जाता है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ से x कॉमन लोगे तो 2xyz आपको बाहर में मिल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा? यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z, जो कि इसके साथ होल स्क्वायर बना लेगा तो आपका हो जाएगा 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। होल स्क्वायर के साथ जब ये मिलेगा तो इसका क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से आपने RHS को निकाल दिया, डेल की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल कीजिए। देखिए, मैं जब समीकरण निकाय में मैट्रिक्स ए को देखने की कोशिश करता हूं तो मैं एक्स वाई और जेड के गुणांकों की ओर ध्यान देता हूं, 1 -1 और 2।
यहाँ पर x नहीं है तो 0, 2 और -3, और यहाँ पर 3, -2 और 4, इसको आप मैट्रिक्स A बोलते हैं। क्या यही मैट्रिक्स है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 1 -1 2, 1 -1 2, 0 2 -3, यहाँ पर 0 2 -3, 3 -2 4, 3 -2 4, सेम मैट्रिक्स। यहाँ से जो A मिलेगा वही A, तो मैं इसको पहले ही A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूं। तो बच्चे कहेंगे माना दिए गए मैट्रिसेस में ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, ऐसा लिख देना कि A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस। ठीक है, अब A और B का जब हम गुणन करेंगे तो गुणन क्या परिभाषित करेगा, हम बात कर लेते हैं। बच्चे कहेंगे आप A और B को मान चुके होंगे, उसके बाद A इंटू B करेंगे। A मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं, क्या है 1 -1 2 जो वैल्यू मैट्रिक्स में है, 0 2 -3 एंड आपका 3 -2 एंड 4, ये वैल्यूज मैट्रिक्स A में आपके पास रखी हुई है। ठीक है, मैट्रिक्स B जो आपने माना है उसमें वैल्यू है -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड 2 -2, ये वैल्यूज आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, गुणन करते हैं बच्चों। गुणन बच्चे जानते हैं कैसे करेंगे, पंक्ति का स्तंभ से गुणन होता है मैट्रिक्स में। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे। 1 इंटू -2 आपका कितना हो जाएगा -2, -1 इंटू 9 -9, 2 का 6 से +12, ये आ जाएगा। 1 का 0 से 0, -1 का 2 से आपका -2 और 2 का 1 से कितना हो जाएगा +2। उसके बाद 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -3 +3 और 2 इंटू -2 -4। उसके बाद द्वितीय पंक्ति को करते हैं। 0 -2 कितना हो जाएगा 0 और 2 का 9 से करेंगे कितना हो जाएगा +18 और -3 का 6 से -18। उसके बाद 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। -3 का 1 से करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6 और -3 इज -2 +6, ये गुणा हो जाएगा। उसके बाद तृतीय पंक्ति की बारी। 3 का गुणा -2 से -6, -2 का 9 से कितना हो जाएगा -18 और 4 का 6 से कितना हो जाएगा +24। उसके बाद 3 का 0 से 0, -2 का 2 से कितना हो जाएगा -4 और 4 का 1 से क्या हो जाएगा +4। 3 का 1 से 3 और -2 का -3 से +6 और 4 का -2 से कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं बच्चों ये क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज जो आपकी आई हैं ये एक इकाई मैट्रिक्स मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पर 0 और फिर आगे 0, फिर 0 1 0 0 0 1 कैलकुलेशन के बाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई मैट्रिक्स, जिसको गुणन के लिए तत्समक आव्यूह कहा जाता है। तो आपने क्या प्राप्त किया, आपने ए बी का गुणा आई प्राप्त किया। और इसी प्रकार आप अगर बी ए निकालना चाहें तो आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू आई आया है, तो निश्चित रूप से बच्चों बी इंटू ए इक्वल टू भी क्या आएगा, आई ही आएगा। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, है ना, या आप कह देंगे इसी प्रकार बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, अब आपका गुणधर्म क्या कहता है कि ए बी दो मैट्रिसेस का गुणा अगर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स का जो दूसरा मैट्रिक्स है वो क्या है, प्रतिलोम है। तो ये बात इंप्लाइज करेगी बच्चों, क्या इंप्लाइज करेगी कि जो ए का प्रतिलोम यानी कि ए इनवर्स है वो दूसरा जो गुणन हो रहा है मैट्रिक्स बी उसके बराबर मान होना चाहिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां बी के बराबर ही आ जाती है। अब बात करते हैं अपनी जो आपको समीकरण निकाय दे रखा है उसकी। समीकरण निकाय को लिखते हैं। समीकरण निकाय पहला क्या है आपका, देखिए ऊपर से x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, ये आपकी प्रथम समीकरण। तो आपके निकाय को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। और अगला क्या है आपका 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, आपका है 2y माइनस 3z इक्वल टू 1। तो x का गुणांक क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। आगे तीसरी जो समीकरण है वो है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू आपका 2 आ जाता है।
तो ये आपका निकाय दिया हुआ है जिसका हल आपको प्राप्त करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स तो आपने पहले ही मान रखा है, वही है। तो ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कौन है? वो है 1 -1 2 XYZ के गुणांक 0 2 -3 3 -2 और 4, ये यहां पर ये प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एक्स मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स। एक्स मैट्रिक्स आपका क्या होगा? एक्स वाई जेड से बना स्तंभ मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लेते हैं बी मैट्रिक्स। देखो बच्चों, पहले हमने क्वेश्चन में बी मैट्रिक्स मान रखा है तो हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अचर पदों से जो बन रहा है मैट्रिक्स उसको सी मैट्रिक्स बोल देते हैं और सी की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2, ये स्तंभ मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ऊपर भी आप बी बोल चुके हैं एक मैट्रिक्स को और दोबारा से उसको बी बोलें तो ये बी तो दोनों बराबर हो गए ना, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए अलग से एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया सी। तो ये आपने जो मैट्रिक्स बनाए हैं तो ये इस समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, निकाय को। तो फिर इस निकाय को प्रदर्शित करते हैं तो किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि ए का गुणा जब एक्स के साथ किया जाए तो सामने अचर पदों वाला मैट्रिक्स सी आपको प्राप्त होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आप निकालें तो a उधर में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स c के इक्वल आएगा। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कई क्वेश्चनों में। तो x की वैल्यू जो है a इनवर्स इक्वल टू c के बराबर होगी। मैं इंप्लाइज दैट करके बात लिखूं कि x इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू आप क्वेश्चन में पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि वो a इनवर्स जो है वो b के बराबर होना चाहिए। तो b बराबर इंटू सी, एक्स का मान b इंटू सी को करने से प्राप्त हो जाएगा। और बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए इंप्लाइज दैट x इक्वल टू बी, और b की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेंगे। कितनी है b की वैल्यू आपकी? देखिएगा -2 0 1 -2 0 1 प्रथम पंक्ति में है और उसके बाद 9 2 -3 9 2 -3 द्वितीय पंक्ति हो गई और तृतीय पंक्ति जो है वो है आपकी 6 1 -2 6 1 -2। इसको गुणा कर दूं c से और c की वैल्यू आपके पास है 1 1 एंड 2। तो देखिए x की वैल्यू हम निकालते हैं इन दोनों को गुणा करके। तो देखिए कितनी आएगी? पहली पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 कितना? 2, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय पंक्ति को स्तंभ से करते हैं तो 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 1 2 और -3 को 2 से किया तो -6 हो गया। 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1 एंड माइनस इंटू 2, तो आप -2 इंटू 2 कितना हो गया आपका? -4 हो गया। तो ये वैल्यू आई x की। आगे बात करें तो हम x की वैल्यू क्या रखी है, क्या माना था आपने? एक स्तंभ मैट्रिक्स था जो x y z से बना हुआ था, वो हमने मान रख दिए। सामने क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर प्राप्त हुआ 0। यहाँ पे 9 और 2 11 और 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5, और ये 6 और 1 7 और -4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो ये बात इंप्लाइज करती है कि x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर बच्चों कितना मिल गया? 3। इस तरह से आपने पहले उनका गुणन किया, फिर आपने पाया कि a इनवर्स b के बराबर है और a इनवर्स b के बराबर है, तो आपने तुरंत अपने समीकरण निकाय को सॉल्व करके x y z की वैल्यू प्राप्त कर ली बच्चों। तो इस तरह क्वेश्चन ये किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। उदाहरण में आपको सिद्ध करना है कि सारणिक जो दिया है इसके बराबर ये है। आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि जो पहले सारणिक है इसके अंदर x विद्यमान है और जो दूसरा जो सारणिक है इसके अंदर x है ही नहीं। इसका मतलब x बाहर निकला है, और बाहर भी कैसे निकला है? 1 - x स्क्वायर के रूप में निकला है। कैसे निकला होगा? उभयनिष्ठ आया होगा तो निकलेगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम ऐसा ऑपरेशन सोचेंगे जिससे कि हमारा 1 - x स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाए। कैसे सोच सकते हैं? देखिए a प्लस बी एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर ax प्लस b है। इस ax प्लस b को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी bx बन जाएगा,
और जब मैं R1 में से R2 को घटाऊं तो क्या बनेगा, bx से bx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस ax स्क्वायर बनेगा, a बाहर कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणनखंड के रूप में विद्यमान हो जाएगा। यही काम इधर भी होता हुआ प्रतीत होता है। मैं इसको भी x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, घटाएंगे तो dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका सी एक्स स्क्वायर सी में से घटेगा और c कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी मिल जाएगा। और यहां पर भी देखिए x से गुणा करके घटाओगे तो यहां पर भी आपका qx कट जाएगा और p कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका गुणनखंड के रूप में विद्यमान हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर में कॉमन आ सकता है। तो क्या ऑपरेशन लगाएं डेल में, मैंने सोचा कि R1 को R1 में से x से गुणा करके R2 को घटा देते हैं। ऐसा करने से सारणी के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुणधर्म कहता है। तो डेल इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, x से गुणा किया किसको, R2 को, तो R2 का एलिमेंट ये है, गुणा किया ax स्क्वायर प्लस bx, घटाया तो bx कट गया, a कॉमन आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, c कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन बच जाएगा और यहां पर p कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर में बच जाएगा। आप आराम से कैलकुलेशन करिएगा, इस ऑपरेशन को अप्लाई करते ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नीचे ax प्लस बी, cx प्लस डी एंड px प्लस q आपका हो जाता है। ये u, ये v, ये w, ये लीजिए बाहर कॉमन निकाल लीजिए उभयनिष्ठ लेने पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को R1 से उभयनिष्ठ लेने पर क्या होता है, देखिए बच्चों, आपका डेल इक्वल टू जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर में आने से अंदर में बचेगा a, c एंड p। यहां पर ax प्लस b, यहां पर cx प्लस d और यहां पर px प्लस q और यहां पर u, v और w। देखो बच्चों यहां पर अब देखिए ये x भी हमें हटाना होगा, कैसे हटाएं, देखिए इसके ऊपर में a दिखाई दे रहा है, अगर ये x से गुणा हो और इसमें से घट जाए तो ax तो कैंसिल हो जाएगा, b ही बचेगा। यहां x गुणा करके इसमें से घटाएं तो d बचेगा और p को भी x से गुणा करके नीचे जो एलिमेंट है उसमें से घटाएं तो q बचेगा, तो x तो पूरी तरह से आउट हो जाएगा। तो मैं यहां पर नया ऑपरेशन सोचता हूं कि R2 को भी चेंज कर दिया जाए, कैसे, R2 माइनस एक्स इंटू R1 से। ये ऑपरेशन अप्लाई करते ही आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर में है, अंदर में a, c, p, x से गुणा करो a को, ax, और घटाओ इसमें से कितना बचा, b, यहां पर d और यहां पर q, ये u, ये v और ये w। आपने देखा यही तो आपको सिद्ध करना था डेल के बराबर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने विविध प्रश्नमाला के सभी उदाहरण आज कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।